अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायरान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम बहावलपुर शहर के अंदर मौजूद हैं और हमारे आज का जो मौजू है गुफ्तगू का, प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्पी का हामिल है। हम सबको पता है कि मौसम सरमा की आमद आमद है और अक्सर देखा गया है कि जो हमारे दिल के अमराज में मुब्तला जो हजरात हैं उनमें इन अमराज की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। एक तो सर्दी एक फैक्टर है और दूसरा हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या जो हवा की जो आलूगी है वो भी बड़ी बुरी तरीके से हमें मुतासर कर रही होती है। तो अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद की एजुकेशन के लिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दी है और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में आज दावत दी है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन चौधरी साहब, जो कि जनूबी पंजाब के एक मारूफ तरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सरबराह हैं शुबा अमराज कल्ब कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। उसके साथ साथ सर मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी हैं और दर्स व तदरीस का काम भी बड़े ज़ोर शोर से जारी है भावलपुर में सर की ज़ेर निगरानी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। हम अच्छा सब सर, थैंक यू वेरी मच सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमने देखा है कि सर हर साल पाकिस्तान में एक ट्रेंड नज़र आता है कि जो ही नवंबर का महीना आता है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। नवंबर से लेकर फरवरी तक ये पीक सर्दी के जो हैं महीने, इसमें हमारे जो इमरजेंसी जो वार्ड्स हैं ख़ास तौर पे जो हार्ट के हॉस्पिटल्स हैं वो भर जाते हैं दिल के मरीज़ों से। तो ऐसा सर क्या होता है इन महीनों में कि इतना एकदम यकदम उसमें इतना इजाफा हो जाता है इन मरीज़ों जी। की तादाद में? देखें, इसमें जैसे सर्दियाँ आती हैं तो एक तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, उनकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। तीसरा एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट लोड बढ़ता है। इन्फेक्शन होती है तो बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं सोज़श बॉडी सोजिश हो में जाती है। होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट डिज़ीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। निमोनिया इटसेल्फ फैक्टर है हार्ट डिज़ीज़ बढ़ाने का। तो इन चीज़ों की वजह से ये एडमिशन रेट और डेथ रेट काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह दर्स व तदरीस के अमल से भी वाबस्ता हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे जी। हैं कार्डियोलॉजी का सब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पर कोई इस तरह के अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं कि दूसरे जो महीने हैं उनकी निस्बत ये जो पीक सीज़न है इसमें कितने परसेंट इज़ाफ़ा हो जाता है हार्ट के पेशेंट्स के अंदर? एज़ सच पाकिस्तान का कोई रिलायबल डाटा नहीं है। कराची के एक 486 पेशेंट पे एक स्टडी हुई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ ये कंपैरिज़न किया था कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट मौसम सरमा में कितने होते हैं, परसेंटेज होती है, वो तो ओनली 6% था। लेकिन इंटरनेशनल डाटा और ग्लोबली जो डाटा शो करता है, मौसम सरमा में ये 20% से लेकर 50% तक मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू हार्ट अच्छा, प्रॉब्लम। शरह-ए-अमवात बढ़ जाती है जी, 20 बहुत से बार यहाँ से 50% तक? एडमिशन भी इतने बढ़ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये 20 टू 50% जो शर्म-अमवात बढ़ती है, ये डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर। कुछ इलाकों में टेम्परेचर बहुत कम डाउन होता है, कुछ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। चित्राल की कुछ है कि जहाँ पे डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, जी, शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एज़ सच वो कॉन्फिडेंटली हम कोई डाटा प्रेज़ेंट कर नहीं सकते। अच्छा सर, सर्दी के मौसम में जब ठंडी हवा चल रही होती है तो वो पैथोफिज़ियोलॉजी क्या होती है? मतलब एक जी। पेशेंट है हार्ट का, तो उसमें रूटीन में वो दवाइयाँ खा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है। लेकिन देखने में आया कि सर्दी के मौसम में आकर एकदम उसको अटैक होने का जो तनासुब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अंदर क्या हार्ट के अंदर क्या तब्दीलियाँ ऐसी हो रही होती जी। हैं जो कि हार्ट अटैक की तरफ ले जाती हैं मरीज़ को? ये सबको पता है कि सर्दियों से ना चीज़ें सिकुड़ती हैं। नेचुरली जी खून बिल्कुल। की शरेयानें भी सिकुड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। उसकी मल्टीपल काज़ेज़ हैं। नंबर 1 एक वेज़ोपेप्टाइड जिसे हम कहते हैं, एक प्रोटीन बॉडी से रिलीज़ होना शुरू होती है, वो खून की शरेयानों को सिकुड़ती है। वैसे सर्दी की वजह से खून की शरेयानें सिकुड़ती हैं और क्योंकि सर्दी को कोप करने के लिए फिर एक हम कहते हैं कैटेकोलामीन,
हार्मोन्स जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये दोनों शरेआनों को सिकुड़ती हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वैसे सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से नमकियात वो नहीं बाहर वेस्ट नहीं होते, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। ये सारे फैक्टर मिलके हार्ट पे वर्कलोड इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलर और हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें तो फ्लू बहुत होता है, और फ्लू वाले कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो हार्ट अटैक और हार्ट फेलर करते हैं। नमूनिया इटसेल्फ हार्ट फेलर के पेशेंट को वर्स करने के लिए बहुत कॉमन है। एक और चीज़ है, स्ट्रोक के केसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं। हम ये कहते हैं फाइब्रोजन और फैक्टर 7, ये वो फैक्टर हैं जो खून को मुंजमद करते हैं, ये सर्दियों में बढ़ जाते हैं। इनकी वजह से भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो सादा अल्फाज में सर अगर हम नाज़रीन समझना चाहें तो इस तरह है कि एक तो खून जो है वो मुंजमद ज़्यादा होता है सर्दियों में जी। नंबर 2 ये कि शरेआनें सिकुड़ती हैं, दो धारी तलवार है शरेआनें सिकुड़ने की वजह जी, कि जो पेरिफेरल वेसल्स हैं वो जो खून जो दिल से दूर शरेआनें वो तंग हुई तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और वो खून की शरेआनें जो खून को दिल को सप्लाई दे रही हैं, जिन्हें हम कोरोनरी वेसल्स कहते हैं, वो भी तंग हुई। तो इसका मतलब है कि दिल को खून की सप्लाई कम हो गई जी, और वो जब हुआ कि जब एक खास हद तक उसको खून नहीं मिला दिल वो को, अटैक हो तो हार्ट अटैक हो गया। तो तीसरा इन्फेक्शन है। जी बिल्कुल ठीक है, इन्फेक्शन की तरफ भी सर अभी हम आते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा जो हमारे आम पब्लिक के अंदर एक मिसकंसेप्शन कह लें या कन्फ्यूजन कह लें, कन्फ्यूजन ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है कि लोग थोड़े से उलझे हुए होते हैं। कई लोग हार्ट अटैक को हार्ट फेलियर से कंफ्यूज कर जाते हैं। जी जी, तो मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी ये का फ़ायदा बहुत उठाते हुए। अच्छा क्वेश्चन है। ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन मैं भी जब मेडिकल लाइन में नहीं आया था तो मैं भी कंफ्यूज करता था। ये जी सर। कंफ्यूजन है। हार्ट अटैक को हम इंग्लिश में मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। जी सर। ये अचानक होता है, सडन जिसे कहते ठीक है हैं। सर। इसमें इसकी वजह खून की शरेआनें तंग होने की वजह से होता है, या तंग होगी या बंद हो जाएंगी सर, बंद हो जाएंगी, तो दोनों सूरतों में अटैक होगी। अटैक हो गया, इसे हम और ये कहते हैं अचानक होगा सर। ये हमेशा अचानक होगा। इसकी वजह से हार्ट फेलर हो सकता है। ओके। ठीक है। हार्ट फेलर का मतलब है या तो वो पंप हार्ट एक सिकुड़ता है, फैलता है, या तो उसकी सिकुड़ने की कैपेसिटी स्लो हो गई है, डाउन हो गई है, जिसे कहते हैं पंपिंग कैपेसिटी, या उसके रिलैक्स होने की कैपेसिटी कंप्रोमाइज़ कर गई है ओल्ड एज की वजह से, मल्टीपल डिजीज़ की वजह से। तो उसकी वजह से आगे प्रॉपर ब्लड जा नहीं पाता, जिसकी वजह से हम उसे कहते हैं हार्ट फेलर, और उसमें सांस फूलना ज़्यादा कॉमन है। ये हार्ट फेलर हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, इनकी वजह से भी हो सकता है। और ये ग्रेजुअल होता है, सडन नहीं होता। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये मरीज आहिस्ता आहिस्ता, और इनके सिम्टम्स में भी फ़र्क है। जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन गले की तरफ जाएगा, जाँ की तरफ, या बाजू में जाएगा, या पीछे जाएगा, या चलने से चेस्ट पेन होगी, सांस की तकलीफ भी हो सकती है। सडन चेस्ट पेन के साथ उल्टियाँ आ सकती हैं, तो ठंडे पसीने आ सकते हैं, तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। हार्ट फेलर में सांस फूलने की बीमारी होती है ज़्यादा, चेस्ट पेन नहीं। और ये सांस फूलने की बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, जिसमें सोजन होना, ये हार्ट फेलर के साइंस में से है। और इनकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट में हम वो तो इमरजेंसी होगी ना हाँ, सर। इमरजेंसी हो गई, उसमें हम देते हैं जैसे फ़ौरन एंजियोप्लास्टी कर दी, स्टेंट डाल दिया, खून पतला करने वाली दवाई दे दी। हार्ट फेलर में हम पेशाब आवर दवाइयाँ देते हैं। इस तरह के ये फ़र्क है। अच्छा, जो मैं समझा हूँ ना सर कि हार्ट फेलियर में जो दिल है, जो उसने पंपिंग कैपेसिटी है वो उसकी कम हो गई है, कम हो गई है, और बैकलॉग लग गया है पीछे। हाँ तो जी, पीछे खून जमा उसी तरह से आ रहा है जिस्म से, जी जी, लेकिन वो आगे पंप नहीं कर पा रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है सर कि घर का अगर ड्रेन बंद हो जाए ड्रेन बंद तो हो जाए तो वो पीछे जमा रिवर्स पीछे पानी जमा आगे जा ही नहीं रहा।
और वो आगे जब पावर भी बन नहीं और वो रही, फिर सांस इसी वजह से सर फूलता है कि सांस फेफड़ों के अंदर भी नालियों पानी में हो जाता है। पानी जमा हो जाता जैसे बॉडी में सोजन हो गई, वो भी बैक प्रेशर की वजह से। है। जी बिल्कुल आगे सर। बीपी लो हो गया कि पंप करके आगे फोर्सफुली ब्लड नहीं फेंक रहा वो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और ये जो जायद पानी जो कि फेफड़ों में और जिस्म वो के दूसरे पेशाब हिस्सों आवर में, दवाइयाँ वो दे के फिर हमें, अब बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी सर हाँ इसमें आ जी, गई अब कि पेशाब अब आवर दवाइयाँ दे के वो निकालती हैं, वो निकालते हैं ताकि हाँ उसके जी, ऊपर लोड कम हो। कम हो। ऑल राइट सर। अच्छा सर, एक मैंने 97 में MBBS किया, तो उस ज़माने में जब हम लड़के हुआ करते थे तो जी जी हार्ट का जो मर्ज़ है वो समझा जाता था कि जनाब ये बुज़ुर्गों की बीमारी है, और ये जनाब 50 साल के बाद ही किसी को दिल की बीमारी होगी, हार्ट अटैक होगा। नौजवानों में 20-30 साल 40 साल की उम्र में तो ये तो कोई ना होने के बराबर है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में आपने भी शायद वो वीडियो आपकी नज़रों से गुजरी हो जी जी। कि क्लास टीचर थे, पढ़ाते पढ़ाते अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और कोई फर्स्ट एड नहीं दी जा सकी, जिसकी वजह से उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो ये सर, ये जो एज पैटर्न पीछे आना शुरू हुआ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। जी सर। जो आप हार्ट डिजीज़ कह रहे हैं ना, अब यंग में हो गई, पहले ओल्ड एज में, ये है शरेयाने तंग होने वाली बीमारी। ओके। ये पहले ओल्ड एज में आया करती थी। अदरवाइज यूजली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती थी, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, जो पैदाइशी हार्ट बीमारियां होती थी, वो बच्चों में और ये जवानों में आती थी। या रोमेटिक हार्ट डिजीज़, वेल्व डिजीज़, ये भी जवानों में आती जी थी। सर। ये जो कार्नी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक वाली बात कर रहे हैं ना, ये पहले ओल्ड एज में थी, यंग जनरेशन में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल मैं खुद 24 साल 28 साल के 24 साल पेशेंट, की सर? जी, मैं जब रेजिडेंसी कर रहा था तो मैंने सिर्फ एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए कि इसको हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं, एक 20 साल के 24 साल के बच्चे को मैंने एडवाइस कर दिया, तो मेरे प्रोफेसर साहब नाराज़ हो गए इसमें तो मुझसे, हो ही नहीं सकता। इसमें हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि हमने पिछले दिनों 24 साल, कोई 28 साल के लड़के जो अभी अनमैरिड हैं, उनमें ये देखा कि हमने उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की है। अच्छा, स्टेंट भी डाला सर? स्टेंट भी डाले हैं। ये काफ़ी खतरनाक ट्रेंड तो है। ये अब ट्रेंड क्यों हुआ, इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। जी सर। देखें, एक तो हमारी एयर पोल्यूशन बहुत अहम फैक्टर रोल अदा कर रही है कार्डियक डिजीज़ में। दूसरा हमारे लाइफस्टाइल, जैसे हमारा जंक फूड ज़्यादा हो गया, फास्ट फूड ज़्यादा हो गया। जी सर। अब घर के खानों की बजाय, नेचर डाइट की बजाय हम ज़्यादा दूसरी डाइट पे शिफ्ट हो गया। और तीसरा हम जो ना, हमारा लाइफस्टाइल जो ना सेडेंट्री होता जा रहा है, एक्सरसाइज वाला वो वर्क कल्चर ही खत्म हो पोजीशन, गया। वो कल्चर, वो सारा असल खत्म में हो गया। आसानी इतनी ज़िंदगी में पैदा हो चुकी है ना, ये गैजेट्स आने की वजह से, जी। मोबाइल आने की वजह से, कि लोग सहल पसंद हो गए और हैं। एक जो अहम वजह अगर आप देखें तो आजकल स्कूल कॉलेजेस ना किराए की बिल्डिंग पे बने हुए हैं, जो रेंट पे बने हुए प्ले हैं। ग्राउंड्स ही नहीं है सर। प्ले ग्राउंड्स ही मुझे नहीं तो है अपने स्कूल का ज़माना याद है कि जी, हम बड़े बड़े फिजिकल ग्राउंड स्पोर्ट्स होते थे। खेलते थे। हॉकी ग्राउंड एक तरफ है, फुटबॉल ग्राउंड एक तरफ है। हमने कोई गलत काम कर दिया तो हमें ग्राउंड का चक्कर लगाते थे। अब तो स्कूल कॉलेज में ऐसा चक्कर वाले तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। सर हमारे ज़माने में तो माएँ पकड़ जी। पकड़ के बच्चों को हाँ घर जी, बिठाती थी कि बच्चा बाहर खेल लेना जाए, खेल और लेना आजकल की है। माएँ धक्के देती हैं बच्चों को कि जी, निकलो बाहर, ऐसे ही है। और बच्चा है कि वो ना वीडियो गेम्स में लगा हुआ है, दैट इज मोबाइल द में लगा मेन हुआ है। फैक्टर। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सर कोलेस्ट्रॉल आपने ला मुहाला आजकल यंग जनरेशन हम देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सिर्फ उनकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से, सेडेंटरी सर लाइफ। खाने पीने का भी तो देखिए ना कि इस मुल्क में, मैं तो अक्सर हाईवेज़ के ऊपर अगर आप ट्रैवल करें तो जिस तवातुर से आपको रेस्टोरेंट्स आ रहे होते हैं ऐसे, और वो भरे भी होते हैं। इंटरेस्टिंग भरे बात भी ये होते है, हैं। तो लाहौर पिंडी के दरमियान आप ट्रैवल करें सर, GT रोड पे एक दफ़ा मैंने काउंट किए कि तो वो तकरीबन 400-450 रेस्टोरेंट लेफ्ट राइट काउंट किए, एंड इट वाज द नंबर वाज स्टिल इंक्रीजिंग, और सब में रश था सर। मुझे अब इतने छोटे सफ़र में सर, रावलपिंडी से लाहौर अगर मुझे एक GT रोड जोक से याद आ गया इस बात पे। 4 घंटे के हाँ जी। सफ़र में ऐसे लगता है कि इस कौम के घर में किचन ही नहीं है। घोड़े ट्रैवल करते हैं बाहर, मैंने भी ट्रैवल किया, आप भी गए होंगे सर। वहाँ पर हाईवेज़ के ऊपर कोई सिलसिला नहीं होता, दूर दूर तक कोई सिलसिला नहीं होता कि आपको इतने लेविश किस्म की जनाब खाने मिल रहे हों, फूड चेन्स मिल रही हों।
वो थोड़ा बहुत खाना लाइट से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, एक जोक याद आ गया कि जी सर पहले प्लीज। लड़की का रिश्ता लेने जाते थे ना, पूछते थे इसे खानादारी आती, खाना पकाना आता है। जी सर। अब लड़की से ये रिश्ता लेने जाते हैं, ये पूछते हैं उसे घर का खाना खाना आता है कि नहीं। तो ट्रेंड यहाँ तक चेंज हो कितना गया। ट्रेंड चेंज हो गया सर। और उसके श्राद्ध भी देखिए, आप एक्सपर्ट हैं, ये नजर हम आना शुरू देख हो रहे गए हैं, हम देख रहे कि हैं। 24 25 28 साल की उम्र के लोग जो हैं वो हार्ट के पेशेंट बनते जा रहे हैं, उनमें स्टेंट भी डाल रहे हैं। जी तो वजह यही बन रही है ना जी, सर। बन रही है। अच्छा सर, चेस्ट पेन, जी छाती में आमतौर पे दर्द सर्दियों में लोगों को थोड़ा सा सांस फूलना, और तीसरा हल्की फुल्की थकावट। आम तौर से पब्लिक में ये होता है कि शायद और जी ठंड लग गई जी, हम बाहर गए थे ठंड लग गई। तो ये दोनों सा कोई खतरनाक सिम्टम भी हो सकते हैं, या ये सिंपल जी, उनको इग्नोर कर देना देखिए काफ़ी है कि जनाब ये तो बस ठंड लग गई जी, है, अब हम रज़ाई में बैठेंगे सूप पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये अक्सर लोगों का कंसेप्ट है। और यूजुअली डिलेड ट्रीटमेंट जो विंटर में सीज़न में होती, यही वजह होती है कि इसको कोई और कंसेप्ट ले लिया जाता है। लोग लाइट ले रहे होते हैं इसे बहुत। लाइटली, फॉर एग्जाम्पल किसी माइनर हार्ट अटैक की वजह से सांस फूलना शुरू हुआ तो वो कहेंगे चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से। हमारे बहुत सारे पेशेंट फेफड़ा वाले सर वो डॉक्टर के सादा पास एक चले जाते वो जुमला है, ओ जी ठंड लग गई हैं, होगी। ठंड लग गई, वो निमोनिया हो गया। हालांकि बाज़ का तो ये हुआ होता है। और बाज़ का ये होता है कि चेस्ट पेन हो रही होती, वो कहते हैं ठंड की वजह से कड़ल या पै गया, कड़ल पै गया, हालांकि उसे एमआई का पेन हुआ होता है। तो बाज़ का अनएक्सप्लेन्ड फटीक और मरीज से उठा ना जाए थकावट, ये शो कर रही होती है कि इसको हार्ट प्रॉब्लम हो गया। हाल दो जो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, वो थोड़ा सा चलो इस बारे में सोच ले। बट जो पेशेंट हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, ओल्ड एज है, और ये बड़े वर्नरेबल हैं इस विंटर सीज़न में हार्ट प्रॉब्लम के लिए, इनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो और जो एक्सप्लेन ना हो पा रहा प्रॉपरली, फ़ौरन का कार्डियक कंसल्टेशन उन्हें लेनी चाहिए। और एक ईसीजी के ऊपर ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ईसीजी के ऊपर बाज़ का अंजाइना का नहीं पता चलता, अगर उसे एमआई जिसे कहते हैं, प्रॉपर हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, उसका तो पता चल जाता है, बाज़ का नहीं पता चलता। और लोगों का कंसेप्ट यह है कि ईसीजी नॉर्मल है तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं, नो। देखें, जो अंजाइना होता है, स्टेबल अंजाइना या अनस्टेबल अंजाइना, अर्ली फेज़ पे ईसीजी पे बाज़ का चेंजेस नहीं आती, अक्सर चेंजेस नहीं आती, और इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते जी डॉक्टर साहब तो गलत कह रहे हैं, ईसीजी नॉर्मल है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं। दैट इज वो प्री आरा, हम कह सकते हैं हार्ट अटैक से पहले एक अनस्टेबल अंजाइना का फेज़ आता है। अगर उस वक्त शख्स प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले तो आगे जाके इन फ्यूचर उसको प्रॉपर एमआई होने का चांस होता है। इसलिए कार्डिक कंसल्टेशन ले और कार्डिक स्पेशलिस्ट जो भी बताए उसको फॉलो करें। जी नाज़रीन, सर ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और खुदा न खास्ता आप हार्ट पेशेंट हैं, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं, आपका वज़न भी ज़्यादा है या आपको शुगर भी है, तो ये तमाम ऐसी रिस्क फैक्टर्स हैं कि इनकी मौजूदगी में अगर ज़रा सा भी चेस्ट पेन हो, आपको सांस फूलने लगे, तो इस तरह की कंडीशन में फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करके अपना एवेलुएशन करवा लें, क्योंकि ये एक हार्ट अटैक के भी साइंस हो सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये जो मेरा एक ज़ाती एक मुशाहिदा है, आप एक्सपर्ट हैं, आप इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि ये जो हमारे मूवी एडवोकेटेड जो साइंस हैं हार्ट अटैक के, किसी भी ड्रामे या मूवी में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही सीन दिखाते हैं कि मरीज़ को कोई उसने दुखी खबर सुनी है या कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है उसे और एकदम हार्ट अटैक हुआ है, और वो बस चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है। सिम्बॉलिकली दिखाया जाता है कि हार्ट अटैक मीन्स किस तरफ चेस्ट में पेन। तो मैं चाहूँगा इस गलतफहमी को भी आप क्लियर कर दें जी, कि खाली देखिए वो हम भी शुरू में एमबीबीएस के हद तक, हाउस ऑफिसर के हद तक यूँ हाथ रखने वाले को ही हम हार्ट अटैक कहते थे। एक टिपिकल साइन है, लेकिन आजकल ये बहुत कम मिलता है, ख़ासकर ख़वातीन में, ओल्ड एज में, या ऑलरेडी उसको हार्ट डिजीज़ चल रही है, उसके सिम्टम थोड़े से बाज़ात वेग से आते हैं। उसमें कुछ लोगों को राइट साइडेड चेस्ट पेन हो जाती है, किसी को एपिगैस्ट्रिक पेन यानी मैदे की पेन समझता रहता है और सारी रात वो ओमेप्राजोल और गैस्ट्रिक सिरप पी रहा होता है, सुबह जाके ईसीजी करवा तो पता चलता है उसे अटैक हुआ पड़ा है।
तो अब बड़ी वेग सी सिम्टम्स आ गई, ख़ासकर ख़वातीन में और ओल्ड एज में यानी बड़ी कि गैर वाज़ेह अलामत होंगी। गैर वाज़ेह अलामत होती पूरे हैं। टिपिकल हम सोचते हैं वो जी जी, हार्ट अटैक हुआ तो इधर छाती में दर्द होगी, हमारे वो अब एक ठीक नहीं है। उस्ताद कहते थे कि एक मैंने लेक्चर सुना था, यूके से हमारे प्रोफेसर आए थे आज से 10-15 साल पहले। उन्होंने कहा कि अगर मेरा हाउस विजिटर आके मुझे ये कहे ना कि अम्बलाइकस के गिर्द पेन है, तो मैंने उसे अनस्टेबल एंजाइना की ट्रीटमेंट दे दी है, मैं उसको कभी नहीं डांटूंगा अनटिल अनलेस कि मैं इसको प्रूव ना कर दूं कि ये नहीं है। नहीं, यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट जी, आप पेशेंट को देना हाँ, चाहिए। अम्बलाइकस के पेन को भी उन्होंने कहा जी, मैं उसको कभी भी कुछ नहीं कहूँगा कि अगर उन्होंने कहा कि इसको हार्ट प्रॉब्लम अब है। देखें सर, चेस्ट की तरह, इतना छाती वेग की है तरह और जी, नाफ की तरह। तो इसलिए इसकी बड़ी वेग सी सिम्टम्स आनी शुरू, देखिए ये इसीलिए स्पेशलिस्ट आए हैं। अदरवाइज जो टिपिकल ये चेस्ट पेन है, तो ये तो राह चलते भी बंदा बता सकता है। एग्जैक्टली। कंसल्टेंट का काम, कार्डियक स्पेशलिस्ट का काम है कि ए टिपिकल जो दो आम एमबीबीएस डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा कि ये हार्ट पेन है या हार्ट प्रॉब्लम है, वो डायग्नोज कर सके। एग्जैक्टली। ये इसलिए स्पेशलिस्ट क्रिएट होते हैं हर स्पेशलिटी में। अच्छा सर, ये जो सर्दियों में जो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जी, आपने जी। जैसा फरमाया ये खतरनाक हो सकता है। जी, तो हमारे कुछ इलाके पाकिस्तान के अभी भी ऐसे हैं, शुमाली इलाके, जहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री या 0 तक भी चला जाता है सर। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो वहाँ के रहायशी हैं, उनको क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए? जी। पहले तो ये मैं टेम्परेचर के हवाले से बता दूं आपको कि समर और विंटर में एक डिफरेंस है। समर में अगर सडन टेम्परेचर बढ़े तो प्रॉब्लम फ़ौरन होता है, ओके। जैसे हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, जी बिल्कुल सर। ठीक हो गया। विंटर में प्रॉब्लम यह है कि अगर विंटर का प्रॉब्लम ना आपको हफ्ते 10 दिन के बाद नज़र आता, फ़ौरन नहीं नज़र आएगा। एक चीज़ ये याद रखिएगा, जैसे टेम्परेचर कम हुआ आपका बीपी डेफिनेटली बढ़ेगा। वेसो कंस्ट्रिक्शन जो हमने कहा, सरियाने सुकड़ी, बीपी बढ़ा। और पहले मैंने आपको बताया कि हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं सारे बीपी बढ़ाने वाले। इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और बिला वजह बाहर ना निकले, रूम में टेम्परेचर मेंटेन कर रखें, मल्टी लेयर कपड़े पहने। और ये जैसे हमारे जवानों में ये है कि जान जाए पर शान ना जाए, ये काम नहीं करना। अपने हाथ और सर और मुंह को कवर करके रखें ताकि हीट लॉस ना हो वहाँ से। और डाइट ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें आप नट्स हो सकते हैं और फ्रूट्स हो सकते हैं, और कोशिश करें कि ऑयली चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, क्लॉट बनने के प्रोसेस को भी इन्हांस करेंगे। हम ऑयली चीज़ बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, इससे अवॉइड करें। वो तो अनफॉर्चुनेटली सर हमारे जो कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं जी, इसमें सब में ऑयल यूज़ होता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा सर, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें, जैसे आपने फरमाया कि एंजियोप्लास्टी पहले किसी वजह से करनी पड़ हाँ गई, जी। उसको कोई खून की शरीयान बंद हुई, दिल की कोरोनरी वेसल बंद हुई और या तंग हुई, तो आपने एंजियोग्राफी की और फिर उसको ठीक करने के लिए आपने उसके अंदर स्टेंट डाला। जी, जी, एक तो ये क्लास ऑफ पेशेंट्स हैं। ठीक है। फिर इसमें सर कुछ पेशेंट्स आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो ज़ईफ़ुल उम्री के अंदर होंगे, जिनका जी, पुराने ज़माने का कैबेज हुआ हुआ है, जी, जिसे जी। हम नाज़रीन, कैबेज से मुराद नाज़रीन जो ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी, सर्जरी, बाईपास बाईपास ऑपरेशन होता है, सर्जरी। उसकी बात कर रहा हूँ। तो सर इस तरह के पेशेंट्स को जिनमें स्टेंट डला हो या कैबेज हुआ हो या बाईपास हुआ हो, उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे सर्दियों के मौसम के हवाले से सर? जी, सर्दियों में सबसे पहले तो हम ना उनके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, क्योंकि विंटर में यही चीज़ बढ़ती है, यही आगे लीडिंग काज है। दूसरा, आउटसाइड अगर आउटडोर निकलें तो मास्क लेके निकलें। पॉल्यूशन और विंटर सीज़न, ये दोनों, ये हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए, हार्ट फेलियर वर्स करने के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। एक तो मास्क लेके चलें, दूसरा पहले मैं बता चुका हूँ कि मल्टी लेयर क्लॉथ इस्तेमाल करें ताकि, जी सर। और अपने आप को कोल्ड से बचाएं।
अच्छा और ये जो एक्सरसाइज और वॉक का है, ये कोशिश करें कि जब धूप निकल जाए, हम रूटीन में मगरिब के बाद या हम करते हैं फजर के बाद सूरज निकलने से पहले, लेकिन विंटर सीज़न में मैं कार्डिक पेशेंट को कभी एडवाइस नहीं करूँगा। मैं उन्हें कहूँगा कि जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री रह रहा, 5 डिग्री रह रहा, 4 डिग्री रह रहा, वहाँ ये उस वक्त ये एक्सरसाइज करें या वॉक करें जब धूप निकल आए। 10, 11, 12 बजे जब जी, सूरज कुछ निकल आए तो मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए, बेहतर है तब उस वक्त करें, वॉक करें। उस वक्त वॉक करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक सर अब हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर, AQI के ऊपर, मीडिया के ऊपर भी काफ़ी कुछ आ रहा है कि वो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में वैसे तो ख़राब होती जा रही है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही मुतासर है उससे। तो ये इसको कैसे देखते हैं सर कि जो देखिए एयर पोल्यूशन जो ना PM 2.5 जो है ना बड़ी डेंजरस लेवल है, ये आपने भी देखा होगा किताबों में इधर। इससे होता क्या है कि हम इसे कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं बॉडी में सोजश हो जाना, एक ये करता है, दूसरा एलर्जी करता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की, और एलर्जी की वजह से जिसमें बाकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, फिर वही क्लाटो फैक्टर, कैटाकोलामीन और बाकी शुरू होता, तो वो कार्डिक डिजीज़ बढ़ती हैं। और इसमें ख़ासकर हार्ट फेलर वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसीलिए सर आपने फरमाया कि मास्क इस्तेमाल करें, अगर घर में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें। आजकल तो गाड़ियों में भी वो आ गए हैं कि गाड़ियों में भी आप एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें, जिससे आप इनसे बच सकते हैं। लेकिन मास्क हम आजकल दूसरा इस्तेमाल करते हैं, इसमें मास्क भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो एक ख़ास लेवल के पार्टिकल तक को रोक पाए। ये बिल्कुल इसी तरह ही है सर। नाज़रीन की जो सर ने बात की है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसा हमारे घर में AC लगा होता है और उसके फ़िल्टर होते हैं, और आप देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद जब आप उसकी सफाई करते हैं तो आप देखें कितनी डस्ट उसके ऊपर होती है। तो वो AC की फंक्शनिंग को नॉर्मल रखने के लिए वो फ़िल्टर लगाए जाते हैं कि हवा के अंदर जो मौलिक जो ज़रात हैं, जो पोल्यूशन है, वो AC के अंदर ना जाए। तो सर ने अभी जो फरमाया है कि मास्क पहनना चाहिए, मास्क बेसिकली वही काम कर रहा है जो AC का फ़िल्टर काम कर रहा है कि नीट क्लीन एयर आपके फेफड़ों के अंदर जाए, ताकि इस किस्म के जो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस हैं, एलर्जी के जो लाहिके हो जाते हैं, जो आर्ज़े लाहक हो जाते हैं, उनसे बचा जा सके। अच्छा सर, अब हम आते हैं इन्फेक्शंस की तरफ कि कुछ सीजनल इन्फेक्शन होती हैं, जैसा गर्मियों में हम देखते हैं कि हैज़े के बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, हेपेटाइटिस फ्लेयर अप हो जाता है गर्मियों में, और उसी तरह सर्दियों की कुछ ख़ास बीमारियाँ हैं जिसमें वायरल इन्फ्लुएंजा भी शामिल है और निमोनिया वगैरह भी है। इनकी सर अब आजकल वैक्सीन भी दस्तयाब है, तो आपकी स्पेशलिटी के हवाले से जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि उनको ये वैक्सीन्स, चूँकि सीजनल वैक्सीन होती हैं, हर साल लगवाने की ज़रूरत होती है, लगवाना चाहिए, ये इनका फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल फ़ायदा होता है। उसमें जो फ्लू वायरस है वो वेल डॉक्यूमेंटेड काज ऑफ हार्ट फेलर और हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। तो इसलिए फ्लू वायरसेस के लिए ना वैक्सीन होनी चाहिए। न्यूमोकोकल वैक्सीन से भी डाटा शो करता है कि हॉस्पिटल एडमिशन ड्यू टू कार्डिक डिजीज़ बहुत रिड्यूस होती है और मॉर्टेलिटी भी रिड्यूस होती है, क्योंकि ये निमोनिया को बचाते हैं। निमोनिया बेसिकली निमोनिया वायरस है, फ्लू वायरस जो है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है, इससे ये होता है कि जब निमोनिया लंग इन्फेक्शन कम हो तो हार्ट फेलर कम होता है। और इसी तरह ये बॉडी में जो फ्लू वायरस है ये डायरेक्ट कॉर्नरी आर्टरी में सोजश करता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज का चांस होता है, हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर आपने बात बताई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का तासुर यही होता है कि फ्लू का जो वायरस है वो सिर्फ फेफड़ों की नालियों के ऊपर ये इसका फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस हम कहते हैं इसे, ये वेल डॉक्यूमेंटेड, आज से 15-20 साल की डॉक्यूमेंटेशन है कि ये वेल नोन विंटर सीजन में मायोकार्डियल इन्फेक्शन करता है। अच्छा सर, हमारी पब्लिक जो है वो अक्सर कंफ्यूज कर जाती है जी कॉमन कोल्ड को वायरल इन्फ्लुएंजा से। मतलब फ्लू एक मिसनोमर के तौर पे यूज़ होता है, फ्लू से मुराद एक्चुअली वायरल इन्फ्लुएंजा होती है जो वायरस से होने वाली बीमारी है, जबकि कॉमन कोल्ड इज समथिंग एल्स, वो कोई अलग चीज़ है।
तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इसका भी डिफरेंस थोड़ा सा वाज़ेह कर जी। दें कि आम नज़ला ज़ुकाम और वायरल इन्फ्लुएंजा में क्या फ़र्क होता है? ये जो कॉमन कोल्ड फ्लू है, ये बेसिकली ज़्यादा ठंड से उन लोगों को होती है जिनको थोड़ा सा एलर्जी होती है विंटर से, कोल्ड से। जैसे वो कोल्ड में जाते हैं या एसी का टेम्परेचर कम करें तो उन्हें छींकें आना छींकें शुरू आनी हो शुरू हो जाती हैं, नाक बहना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली कॉमन कोल्ड की कैटेगरी में आता है। बाकी जिसको गला ख़राब हो जाए, कफ़ हो जाए, प्रोडक्टिव कफ़ आए, फ़ीवर साथ आना शुरू हो जाए सर्दियों में, तो ये शो कर रहा है वायरल इन्फेक्शन को। अगर लो ग्रेड फ़ीवर है, फ़ीवर नहीं है लेकिन इरिटेटिंग कफ़ चल रही है कई दिनों से, तो ये यूजुअली वायरल की वजह से होती है। कॉमन कोल्ड आप जैसे ही आप हीट की तरफ मूव करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएँगे, आप कुछ ही नॉर्मल देर हो में गए वो सेटल हो जाएँगे। और छींक आना सर वो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिफेंस कि मैकेनिज्म हम होता उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं जो है, चीज़ बाहर ठंडी निकाल या नहीं, गर्म वो ज़्यादा हो। एक्चुअली मैंने कहा ना कि पहले एलर्जी की मैंने बात की। जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो सेक्रीशन आना शुरू हो जाती हैं बॉडी से। जब वो सेक्रीशन लंग्स में जमा होती हैं, तो ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस रखा कि कफ के ज़रिए वो सेक्रीशन निकलती है। जैसे स्पूटम है, वो सांस की नालियों को ब्लॉक कर रही होती हैं। कफ जब ज़ोरदार कफ आती है, वो स्पूटम बाहर आता है तो सांस की नालियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है ये तो सिर्फ एक अच्छी चीज़ है अच्छी कि चीज़ है। अगर बलगम बाहर निकल रही है, जी, जी। क्योंकि कई लोग हमारे होते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो खांसी के शरबत मांगते हैं जो सप्रेस कर देती है सप्रेस कर एंटीटसिव्स को। जी, तो जी। मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा था कि ये वो बलगम लाने वाले खांसी के शरबत ज़्यादा बेहतर हुए ना सर? नहीं देखिए, बलगम लाने वाले का मतलब है वो बनाना ना शुरू कर दें, जी ठीक है जी। ना? ये और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इसमें हमें एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ने बड़ा क्लियर कहा था कि आप सादा पानी के भाप लें, आपका वो लिक्विफ़ाई होके निकलता है। और आप ये आजकल 1-2 और मेडिसिन है जो म्यूकोलिटिक हम कहते हैं, वो जो उनको पतला कर देती हैं, पतला कर देती बेसिकली ताकि उसका निकलना आसान हो जाए। निकलना आसान हो जाए। बाकी वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन की वजह से, तो ये सेक्रीशन खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, हार्ट के पेशेंट भी वैसे नॉर्मल हालात में बेशक वो बाहर ना भी गए हों, जी, जी। हल्की फुल्की अगर स्टीम ले लें तो उनके लिए फ़ायदेमंद होती है? नहीं ऐसा जो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अनटिल अनलेस चेस्ट प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन या उसी तरह ही जैसे मैंने कहा ना पुरुलेंट टाइप कोई इन्फेक्शन हो, उनमें बेनिफिट है, नॉर्मली रूटीन में करने की ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, अब हम प्रोग्राम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जी, आपके जी। साथ हुई और अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, तो जी। मैं चाहूँगा कि आज का जो हमारा मौजू था जी, जी। कि अमराज़ क़ल्ब के ऊपर मौसम सरमा और माहौलियाती आलूदगी के असरात, इनसे बचने के लिए आप हमारे व्यूअर्स को, ख़ास तौर पर वो हमारे नाज़रीन जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एंड पे सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हार्ट पेशेंट हैं वो या ज़्यादा एज वाले पेशेंट हैं या जिनको रिस्क है कि आगे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे पेशेंट मौसम सरमा में एक तो अपनी मोबिलिटी बहुत कम रखें और बाहर अगर निकलें तो मास्क के साथ निकलें और कोशिश ये करें कि अपने शान के चक्कर में ना रहें, अपनी जान बचाने के चक्कर में रहें, मल्टी लेयर क्लॉथ इस्तेमाल करें और अपने बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर फॉल हो गया तो अपने हाथ, चेहरे को कवर करके रखें ताकि टेम्परेचर लॉस ना हो बॉडी का। अपनी डाइट का ख़्याल रखें, ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें, नट्स ले सकते हैं और अच्छी खुराक ले सकते हैं और जैसे आपने एयर पोल्यूशन की बात की, घर में या कमरों में आप एयर प्योरीफाई रखें क्योंकि जब आप विंडो खोलते हैं, दरवाज़े खोलते हैं तो कुछ ना कुछ डस्ट आती रहती है आपके कमरों में भी, तो आपको एयर प्योरीफायर भी कमरों में रखना चाहिए और ये सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर कर ले तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। आखिर में नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शहादत हुसैन चौधरी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि सर ने आज के इंतहाई अहम मौजू के ऊपर इतनी दिलचस्प और मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाई
और उम्मीद करता हूँ कि पिछले प्रोग्राम्स की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।